आज जिस चीन की आर्थिक ताकत का लोहा दुनिया मानती है, आज से 40 साल पहले वो एक लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, लेकिन उसने महज 45 साल में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। आखिर कैसे, जानते हैं आप? दरअसल 1980 के दशक में चीन की आबादी का 58 से 60% वर्किंग पॉपुलेशन था, यानी उनकी उम्र 15 साल से 64 साल के बीच थी। औसत उम्र 22 साल होती थी। और इससे भी बड़ी बात, ये वर्किंग पॉपुलेशन या फिर कहें कि युवा आबादी काफ़ी सस्ते में काम करने के लिए तैयार रहती थी। अपनी इसी चुनौती को चीन ने अपनी मजबूती में बदला और नतीजा आपके सामने है। आज मैं उदाहरण आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि हर तरफ जिस बिहार चुनाव की चर्चा है, उस बिहार में 60% आबादी की उम्र 35 साल से कम है। भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी सस्ता वर्कफोर्स है। ये बिहार की वही ताकत है जिस ताकत की बदौलत दुनिया के सामने चीन ने अपनी मजबूती दिखाई। ये बिहार की वही ताकत है जिस ताकत की बदौलत वियतनाम दुनिया का पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है। तो फिर बिहार क्यों नहीं? आखिर क्यों बिहार में बड़ी इंडस्ट्री आने से कतराती है? आखिर क्यों बिहार पलायन के लिए बदनाम है? चुनाव से पहले राजनीतिक वादे इन समस्याओं को दूर करने में कितने कामयाब होंगे? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने बेहद ही खास मेहमानों से आपका परिचय कराऊं, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच छठ महापर्व पर बिहार आने और वापस जाने की परेशानियों ने बिहार से पलायन के सच को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है। इसके साथ ही बिहार में बहार और विकास की रफ्तार का मंत्र जपने वालों के चेहरे से नकाब उतर गया है। गुजरात, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी जगहों से बिहार आने वाली ट्रेनों के लिए लोगों की लंबी कतारों में बिहार के प्रवासियों का दर्द दिखा। पिछले 20 साल से बिहार में एनडीए का शासन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 14 नवंबर को बिहार में मंगल राज आएगा। बिहार के लोगों को बिहार में ही काम मिलेगा। मेरी एक बात याद रखनी है, आपका एक वोट, आपका एक वोट बिहार को जंगल राज से सुशासन राज में लाया है। अब आपका एक वोट बिहार को समृद्ध बनाएगा। चुनावी सभा में बात सत्ताधारी गठबंधन यानी एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, सभी रोजगार और नौकरी देने की बात कह रहे हैं। इस बार बिहार चुनाव में नई एंट्री जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने तो पलायन को ही मुख्य मुद्दा बनाया है। उन्होंने बिहार के विकास और पलायन को रोकने के लिए अपना विजन भी रखा। केरल से लेके कन्याकुमारी तक बिहार का युवा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए और मेहनत से, ईमानदारी से, अपने खून पसीने से इस देश को बनाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आपको कुछ मिल नहीं रहा है। बिहार तब जीतेगा जब आप अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे। आप अगर गलत नेताओं का चुनाव करके यहाँ से भेजेंगे तो 5 साल आपको भ्रष्टाचार से जूझना पड़ेगा। एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर चले आए, जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। दरअसल आज बिहार और बिहारी अपने ही देश में बेइज्जती झेलते हैं। यहाँ के नेता बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, लेकिन कभी ऐसा कोई विजन या एक्शन प्लान इनके पास नहीं होता जिससे कि विकास का जो चक्का जाम है उसे ठीक किया जा सके। दरअसल बिहार आज़ादी और आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में इतना पिछड़ा भी नहीं था। 1950 के दशक में योजना आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1947 से लगभग 1967 तक बिहार भारत के उन राज्यों में था जहां प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत बेहतर थी। बिहार केसरी बाबू श्रीकृष्ण सिंह के 23 साल के शासन में बिहार में इंडस्ट्री की रफ्तार तेज रही।
बोकारो स्टील प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर रिफाइनरी और टेल्को जैसे बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित हुए। 1950 के दशक के मध्य तक भारत के कुल चीनी उत्पादन का 25% बिहार से था, लेकिन 70 का दशक आते आते बिहार विकास की गाड़ी से बेपटरी होता गया। फिर जेपी आंदोलन और उसके बाद की सियासी उठापटक ने शासन प्रशासन को कमजोर कर दिया। 80 और 90 के दशक में तो लोग अपने बच्चों तक को बिहार से बाहर पढ़ाने के लिए भेजने लगे। पलायन की जो मार थी वो लगातार बढ़ने लगी। साल 2000 में बिहार के बंटवारे के साथ ही इंडस्ट्री का आधार ही खत्म हो गया। तब से बिहार की ग्रोथ स्टोरी पटरी पर नहीं लौटी। लालू शासन के कथित जंगल राज के बाद सुशासन राज में बिहार में ग्रोथ को पटरी पर लाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन नीति आयोग के आंकड़े हो या फिर बिहार सरकार का आर्थिक सर्वे, सभी डेटा इस बात की पुष्टि करते हैं कि बिहार पिछड़ेपन में सबसे निचले पायदान पर है। ऐसे में जब तक बिहार में इंडस्ट्री, कामकाज के लिए धंधे और रोजगार नहीं लगेंगे, लोग कमाई और दवाई के लिए बिहार से जाते रहेंगे। यक्ष प्रश्न ये है कि क्या कभी बिहार की राजनीतिक पार्टियां सच में बिहार के विकास के लिए संजीदा होकर काम करेंगी, या फिर बिहार और बिहारी सिर्फ वोट बैंक बनकर ही रहेंगे और हर चुनाव में उन पर रोटियां सेकी जाएगी। आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं बेहद खास मेहमान। अमृतलाल मीणा साहब हैं, जो कि रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं और कुछ महीने पहले तक बिहार के मुख्य सचिव थे। संजय गोयनका जी, जो कि बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और अभी पॉलिसी इनिशिएटिव कमेटी के चेयरमैन हैं। अरविंद झा साहब हैं, जो कि मिथिला एंजल नेटवर्क के फाउंडर हैं और बिहार के कई स्टार्टअप की मेंटरिंग भी कर रहे हैं। मनिंदर नाथ ठाकुर हैं, जो कि JNU में स्टडीज ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर हैं और बिहार को काफ़ी करीब से जानते हैं। और अमिताभ तिवारी हैं, जो कि आर्थिक चश्मे से बिहार की राजनीति को काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझते हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में अमृतलाल मीणा साहब आपसे करना चाहूँगा कि आपने बिहार में काफ़ी दिन तक सेवाएं दी हैं और केंद्र सरकार में भी सेवाएं दी हैं। आपने इस चीज़ को समझा भी होगा कि बिहार में हर वो वजह मौजूद है जिसकी वजह से बिहार को तरक्की के रास्ते पर अव्वल होना चाहिए, लेकिन आज भी बिहार आर्थिक तरक्की के मामले में पीछे है। आखिर कहां हम लोग फिसल जाते हैं? नमस्कार लक्ष्मण जी, आई थिंक आई एम ऑडिबल। आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। आ रही है। देखिए, इस चर्चा की पृष्ठभूमि जी इस चर्चा की जो पृष्ठभूमि प्रस्तुत की गई है उसमें बहुत विस्तार से उस बात को रखा गया है कि किन कारणों से बिहार में बेरोजगारी की समस्या तुलनात्मक अधिक है और पलायन यहाँ का तुलनात्मक अधिक है। मैं सबसे पहले आंकड़ों के रूप में थोड़ी स्पष्टता लाना चाहता हूँ, क्योंकि सामान्य परसेप्शन ये है कि बिहार से लगभग 15-20% आबादी पलायन करती है, परंतु आंकड़ों के रूप में बात ये सही नहीं है। अभी 2023 में राज्य सरकार ने कास्ट सेंसस करवाया था, जिसमें प्रत्येक परिवार के हर व्यक्ति के बारे में सूचना इकट्ठी की गई थी। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि उसकी जो रिपोर्ट है उसमें 4.5% पॉपुलेशन अपने राज्य के बाहर निवास करती है, जिसमें हायर एजुकेशन के लिए जो लोग गए वो भी शामिल है, बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए राज्य के बाहर गए हैं वो लोग भी शामिल है, सरकारी नौकरियों में राज्य के बाहर गए हैं वो लोग भी शामिल है, और उसमें वो लोग भी शामिल है जो डिस्ट्रेस्ड माइग्रेशन हुआ है, जो रोजगार की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों में या दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गए हैं। जहां परिवार के रूप में यदि अपन देखते हैं तो कुल परिवारों में से लगभग 16% परिवारों में से 1-2 या उससे अधिक व्यक्ति राज्य के बाहर गए हुए हैं। तो ये तो सेंसस का फिगर है, लेकिन ये बात सही है कि हमारे यहाँ जब पर्व त्योहार का अवसर होता है, विशेषकर बिहार ऐसा राज्य है जिसमें छठ महापर्व के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर बड़ी संख्या में लोग अपने कार्यस्थल से घर आते हैं,
तो उस समय ये महसूस होता है कि लोगों को बहुत कठिनाई है, बहुत बड़े पैमाने पर माइग्रेशन है। लेकिन अपन को ये भी बात समझना जरूरी है कि राज्य में पिछले वर्षों में काफ़ी रोजगार सृजित हुआ है। आपको ध्यान होगा कि सरकारी सेक्टर में भी पिछले कुछ वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर आए हैं। सरकारी सेक्टर में रेगुलर और कॉन्ट्रेक्चुअल लगभग 20 लाख सैंक्शन पोस्ट है, जिसमें करीब 14.5 लाख कर्मी कार्यरत है और 5-5.5 लाख की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। और राज्य सरकार ने पिछले वर्षों में काफ़ी बड़े पैमाने पर नए पद भी सृजित किए हैं। लेकिन इंडस्ट्री का जिस बड़े पैमाने पर राज्य में स्थापना होनी चाहिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहिए जैसा कि अन्य राज्यों में है, प्लस अर्बनाइजेशन। चूंकि अर्बनाइजेशन में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है। अपने राज्य के लोग जब देश के अन्य शहरों में जाते हैं तो वहाँ प्राइमरीली अर्बन सेक्टर में वे लोग रोजगार पाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में और इंडस्ट्रीज में पाते हैं। तो अपने राज्य में इंडस्ट्रियलाइजेशन को उतनी गति नहीं मिल पाई है। हालांकि पिछले वर्षों में सरकार की जो प्रोएक्टिव पॉलिसीज रही है, बिहार इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2006, 11, 16 जो अब तक चल रही है, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आया है। लेकिन फिर भी बड़े इन्वेस्टर्स को और आने की ज़रूरत है और इस दिशा में काफ़ी काम पिछले वर्षों में हुआ है।